नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। वोटिंग से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। जो 3 बजे तक का अपडेट है वो हम आपको एक बार फिर से बता दें। दरअसल बुलंदशहर में 3 बजे तक करीब 55% मतदान हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 3 बजे तक बुलंदशहर में 54.3% मतदान हुआ है। अगर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में अभी 50% तक ये मतदान नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे फाइनल आंकड़े होंगे तो इससे बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत होगा। नोएडा में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम है, 43% के आसपास ही अभी तक वोटिंग हुई है 3 बजे तक। गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें पूरे गौतम बुद्ध नगर को देखें तो दादरी में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। तो जो हर एक सीट के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जेवर में 3 बजे तक 52.87% वोटिंग हुए हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है। आगरा में 3 बजे तक 47.51% वोटिंग हो चुकी है। हापुड़ में 3 बजे तक 51.63% मतदान हो चुका है। तो बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। बागपत में भी करीब 50% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ में 48.91% वोटिंग हुई है और बुलंदशहर में 3 बजे तक सबसे ज्यादा 54% वोटिंग हो चुकी है। तो 5 बजे तक आपके पास वक्त है। अभी भी अगर आपने वोट नहीं डाला है तो घर से निकलिए और अपने पोलिंग स्टेशन तक जाइए। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें। भारी भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। शामली में देखिए खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर में यही हाल है। बागपत में अधिकारी मास्क लगा करके जिस तरीके से वोटिंग करें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में भी लंबी लाइनें दिखाई दी। हापुड़ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, अलीगढ़ में भी देखिए किस तरीके से जो तमाम वोटिंग के लिए जो मतदाता निकले उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी वॉल पर हम आपको बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं और हर जगह की तस्वीर हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। 11 जिलों के 58 सीटों पर अभी वोटिंग चल रही है और अभी तक 3 बजे तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक अच्छी खासी वोटिंग अभी तक हुई है और 5 बजे तक हम तस्वीर देखेंगे कि और ज्यादा बेहतर हमें दिखाई देगी। तो ये मेरी हुकूमत और मेरा वोट बहुत जरूरी है। आपके वोट से आपकी हुकूमत तय होगी और फिर आप जिस तरह की सरकार चाहते हैं उस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। चुनाव प्रचार का शोर जो है लगातार जारी है। आज भी तमाम दिग्गजों ने बयान दिए, अपने अपने हक में वोट देने की अपील की। बड़ी रैलियां भी हुई, बड़े दिग्गज आज मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सीधे वर्चुअली नहीं मैदान में उतर करके रैली को उन्होंने संबोधित किया है। संजीव कौशिक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। कौशिक साहब, ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र में अगली सरकार किसकी होगी ये तय किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ये वोटिंग का प्रतिशत बहुत बेहतर है और जो अभी बचे हुए 1 घंटे हैं, तकरीबन 1 घंटे में और ये थोड़ा सा रफ्तार बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि आखिरी वक्त में लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और कुछ संख्या बढ़ा लें और अपने अपने वोटरों को घरों से निकाल लें। तो ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है और उत्तर प्रदेश के लोगों का मिजाज यही रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति सुनते और समझते भी हैं बड़ी शिद्दत से। उनकी कोशिश यही रहती है। ये अब निश्चित तौर पे बढ़ते हुए मत प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी रहेगी। अब ये खतरे की घंटी किस हद तक जा रही है, चूँकि आमतौर पर यही माना जाता है कि लोगों में गुस्सा होता है जब वो चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो, तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं सड़कों पे और मतदान करते की कतारें लंबी दिखाई देती है। महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा सा और जो 1 घंटे बचे हुए हैं उसमें कितना इजाफा और होता है। जी कौशिक साहब, दरअसल ये कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है वो पूर्वांचल तक जाती है और पूर्वांचल से लखनऊ की गद्दी तय होती है। मेरा सवाल है कि इस बार ठीक है वोटिंग प्रतिशत ठीक ठाक है, इसके ऊपर और जाने की उम्मीद है। मेरा सवाल यह है कि जिस हवा का जिक्र राजनीतिक दल करते रहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनके तरफ हवा बह रही है, इस तरह की कोई हवा दिखाई दे रही है क्या आपको? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इससे पहले इलेक्शन से पहले जिस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे थे और जिस तरह से अपने अपने पक्ष में दावे करने की पार्टियां प्रयास कर रही थी, ज़मीन पर जो हकीकत है ज़मीन पे जाने के बाद में पता चलता था। मैं खुद इन क्षेत्रों में घूम के आया हूं। मैंने देखा है कि किस तरह से सत्ता के विरोध में एक तरह से लहर बनी हुई है। लोगों के मन में गुस्सा है। वो गुस्सा खास करके किसान आंदोलन से उपजा हुआ वो आक्रोश है जिसको ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियाँ उसको हवा दे रही है, उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन
2017 के इलेक्शन में हमने देखा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी तो इन्हीं लोगों ने उनको वोट दिया था। और वो लोग बराबर जो इस किसान आंदोलन में थे वो लोग बराबर कहते चले आए कि हमने इनको सत्ता के इस शीर्ष तक पहुंचाया है और हमने जम के वोटिंग की है, हमारी बात माने। और उनका गुस्सा यही है कि इस सब के बावजूद भी वो हमारी बात नहीं माने, हमारे इतने लोगों की शहादत हो गई, हमारे पक्ष में कोई सहानुभूति नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये आक्रोश जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ध्रुवीकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कोशिश की है कि कैराना हो, मुजफ्फरपुर हो, इन तमाम घावों को कुरेद करके लोगों को बताने का प्रयास कि यदि हम हट जाते हैं तो हम बदलाव चाहते हैं, वो बदला लेने फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फैक्टर कितना काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जागरूक है, वो आम मुद्दों पर लोगों के शिक्षा, रोटी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इस बार वोट कर रही है। वो इस तरह के जो फर्जी खास करके राष्ट्रवाद हो, धर्म गोलबंदी की बात हो, उन सब चक्कर में नहीं पड़ते। फर्जी कौशिक जी की नजरों में ऐसा लग रहा है कि ये जो गुस्सा है, गुस्से के तहत लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हो रही है। कमल भार्गव हमारे सहयोगी मेरठ के एक पोलिंग स्टेशन से मौजूद हैं। कमल, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ आपके पीछे नहीं दिखाई दे रही है, कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? देखिए, मेरठ शहर की अगर बात करूं या मेरठ के सातों की 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो 48% पोलिंग परसेंटेज था 3 बजे। 3 घंटे की पोलिंग बाकी थी। आज अगर मैं बात करूं तो इस समय 2 घंटे की पोलिंग बाकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोलिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं 60-65 प्लस के आसपास जाएगी। और हमेशा से ये एक माना गया है, बड़े बड़े राजनीतिक गुरु भी मानते हैं कि जब पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होती है तो उस समय कहीं ना कहीं एक क्लियर मैंडेट मिलता है। और अगर पिछले चुनावों की बात करते रहे तो जब हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग रही तभी एक क्लियर मैंडेट आया, बड़ी तादाद में पार्टियों ने अपना परचम लहराया और उनकी संख्या भी देखने लायक थी। शायद ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत बहुत हल्की थी, मौसम खराब था, लेकिन 12 बजे के बाद से जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी हुई है पोलिंग ने, तो ये माना जा सकता है कि पोलिंग परसेंटेज हाई जाएगी। और फिर जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, ये कहा जा रहा है कि लोगों का गुस्सा है, ये कहना बहुत जल्दी होगा। हर आदमी का एक अधिकार होता है, अधिकार के तहत वो वोट डालने आता है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो क्षेत्र है जहां पर इसी तरीके की लाइन सुबह नहीं थी, लेकिन 11 बजे के बाद निरंतर बनी हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपने घर पे नहीं है, वो अपना अधिकार प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। तो निष्कर्ष पे निकलना या वहां तक पहुंचना और ये कहना कि नहीं पोलिंग परसेंटेज की वजह ये है, गुस्सा है, नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब पोलिंग की बात करते हैं, जब एक मतदाता आता है, पोलिंग बूथ पे जाता है, तो उसके पीछे, उसके दिमाग में, उसके दिल में कुछ ना कुछ एक ऐसा बिंदु होता है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसको लेकर वो तय करता है कि आखिर वोट किसे देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों से जब मैं मिला तो पिछले 4 दिनों से मैंने ये महसूस किया कि एक मुद्दा हर किसी के जुबान पर था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उस मुद्दे को सब टॉप प्रायोरिटी पे लिया। हालांकि एक मुद्दा जो सबसे अहम है, जो 1 साल से चल रहा था किसानों का, वो भी देखने को मिला, जाटों की बात होती दिखाई दी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब हम लोगों से मिले, संपर्क किया, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करी, तो ये बात सामने निकल के आई कि जो मुद्दा 100% किसानों का था, आज वो कहीं ना कहीं 50-60% पे आ गया है। जाटों की बात करें तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि जाट भी कहीं ना कहीं बटा हुआ दिखाई देता है। तो रोचक है चुनाव, मान के चलिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई हल्का नहीं, एक डिफरेंट और काफी रोचक होने वाला है और देखने को भी मिल रहा है। जी कमल, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था के मसले पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नहीं थकती है। समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, यह बताने की कोशिश करता रहता है कि देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है, कानून व्यवस्था जस की तस है और खराब हो गई है, कुछ घटनाएं घटी हैं, इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन आम लोगों के नजरिए से एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कानून व्यवस्था का मसला खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर शाम होते ही डर लगता था, वो मसला कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के जहन में? और क्या जब वो ईवीएम की मशीन का बटन दबा रहे हैं तो उनके जहन में वो यादें हैं ताजा क्या, जो 2017 से पहले थी या 2017 के बाद जो हालात हैं, उसे कैलकुलेट कर रहे हैं क्या मतदाता?
जी मैं इसके लिए दो बातें कहना चाहूंगा। नंबर एक, जहां लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आम तबका ये मान के चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इससे दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि वही मेरठ शहर है जहां पर एक बाजार चलता था सोतीगंज, जहां पे चोरी की गाड़ी 20 मिनट के अंदर अंदर काट दी जाती थी और पता नहीं चलता था कि कहां जा रही है। आज वो कुछ समय से बंद है। ये वही पुलिस है, ये वही प्रशासन है, और फर्क इतना है कि सरकार दूसरी है। तो माना जा सकता है कि किसी ने हिम्मत तो करी कि इस काम को करके दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। तो जहां आपने एक सवाल उठाया, उस पल्स को छेड़ा कि क्या सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है, तो बीजेपी को भी समझ में आ गया था आखिरी दिनों में कि सुरक्षा को लेकर चुनाव अगर लड़ेंगे तो बेहतरी होगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जहां गठबंधन हो गया है, जहां दो पार्टी उनके सामने आज एक होकर लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे नुकसान तो होना ही है। उस नुकसान को तोड़ने के लिए, उस सुरक्षा को भेदने के लिए या उस सुरक्षा को मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी ने आखिरी दिनों में मेहनत करी। और इसका उदाहरण फिर देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी ये कहना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है, मायावती क्यों नहीं गई? आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया घर घर जाके वोट नहीं मांग पाए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं लेकिन वोट घर घर जाके में, तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत डिफरेंट। और फिर कह रहा हूं कि चुनाव बहुत रोचक है, अंडर करंट बहुत है, लेकिन मुद्दे कहीं ना कहीं बन के वोट कर रहा है वोटर, और उसके रिजल्ट बहुत जल्दी अगले महीने इसी तारीख को मार्च में दिखाई देंगे, यानी कि 10 मार्च को। जी ठीक है, अभिनव पांडे हमारे साथ मौजूद। लेकिन कौशिक साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, कानून व्यवस्था के मसले पर आपको लगता है क्या कि बीजेपी को एज है? देखिए, लगातार कानून व्यवस्था के मसले पर बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है और वो बोलती भी है कि हमने कानून को बहुत बेहतर किया है। लेकिन विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही हमने देखा है कि एक पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले मारे गए। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से एक खास करके संप्रदाय धर्म विशेष, नहीं, वो सरकार का फेलियर नहीं था ना कौशिक साहब, वो सरकार का फेलियर था क्या कि अगर पुलिस टीम में कोई मुखबिरी कर रहा है तो पुलिस के अंदर जो सांप बैठे, सपोले बैठे थे कानपुर देहात में, उनकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। 8 पुलिसकर्मियों को हमने शहीद होते हुए देखा है। लेकिन ये सरकार और सिस्टम की खामी तो नहीं है ना? ये सिस्टम कहां से पनपा? कहां से, किसने खाद पानी दी थी? क्या योगी सरकार ने ये सिस्टम बनाया था? मैंने कहा, मैं यूपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये कमियां थी तो इन्हीं शासन में ये कमियां थी। यदि मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो फिर खास करके मुख्यमंत्री के गृह जिले या गृह जनपद में एक व्यवसायी की होटल में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और किन परिस्थितियों में की जाती है, तो इसी सरकार में की जाती है। एक दलित महिला के साथ यदि दुर्व्यवहार करने की बात होती है और पूरा महकमा उसको गलत सिद्ध करने के लिए तुल जाता है पूरे परिवार। कौशिक साहब, मैंने भी कहा कि चंद घटनाएं हैं जिस पर सरकार पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन महिलाएं रात को बाहर निकल सकती हैं ना, महफूज है ना? कम से कम शहरों में ये तो हम स्थिति देखते हैं कि रात के 11 बजे तक आप नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में तो 12-1 बजे तक महिलाएं जो हैं काम करके घर जाती हैं अपनी कार से। ठीक है, कौशिक जी से सवाल लूंगा मैं। अभिनव पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिनव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम कहें तो यह कहा जाता है यहां से जो बयार बहती है उससे सत्ता तय होती है, लेकिन कोई बयार दिख रही है क्या? कोई खास मैसेज दिखाई दे रहा है क्या? ये जो भीड़ है, कतारें हैं, महिलाएं सर्दी के मौसम में लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करके वोटिंग कर रही हैं, ये कोई मैसेज दे रही हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र का सबसे जो सुनहरा अवसर होता है वो वोट डालने का होता है। और वोट डालने के लिए किसी को दबाव का नहीं। आप पोलिंग बूथ से बाहर कोई कुछ भी कहे, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर और उसमें आप स्वतंत्र होते हैं अपने अधिकारी का मताधिकार का जो है प्रयोग करने के लिए। आज जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अभी नहीं दिखाई पड़ा है। अभी जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं वो 48.24 के हैं। ऐसी सूरत में अभी ये आंकड़े जो 5 बजे तक होंगे या कुछ जगहों पर जहां पर लाइनें लगी रहती हैं, देखिए चुनाव ने कहा 6 बजे तक जहां पर लोग पहुंच जाएंगे उनका वोट डलवाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो 55 के करीब जो है वो 55-56% के करीब जो है रहेगा। लेकिन सही बात है कि पहला जो वोट है, पहला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलन और तमाम तरह के जो है विवाद और
चीजें जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम कानून व्यवस्था ये सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश को और पहले चरण को लेकर ये मैसेज जो है दिया जाएगा ऐसी सूरत में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो परिस्थितियां भी चाहे उत्तर प्रदेश की जो 4 अलग अलग है, चाहे वो रुहेलखंड देख लीजिए, चाहे वो बुंदेलखंड देख लीजिए या उत्तर प्रदेश का पश्चिम या पूर्वांचल देख लीजिए, हर जगहों पर आप देखिए तो परिस्थितियां भिन्न हैं। परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो मैसेज जाएगा वो पूर्वांचल में है। पूर्वांचल की अलग व्यवस्था, पूर्वांचल की अलग तरह की सोच है, पूर्वांचल में जनता के पास अलग तरह के संसाधन है और रुहेलखंड में अलग है और बुंदेलखंड में अलग है। तो निश्चित तौर पे लेकिन हाँ एक ट्रेंड जरूर इस टाइप करता है कि हाँ उस जो वोटिंग परसेंटेज है आप पूर्वांचल में जाएंगे, पूर्वांचल में वोटिंग परसेंटेज दूसरे होंगे, वहां पर वहां की भौगोलिक स्थिति दूसरी है, राजनीतिक स्थिति दूसरी है। तो ऐसी सूरत में लेकिन ये हम आकलन कर लें कि पूर्वांचल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज वोट पड़ रहे हैं उसका असर सीधा पूर्वांचल में भी होगा और हर जगहों पर होगा। लेकिन हाँ एक ट्रेंड जरूर बन जाता है कि एक मैसेज जाता है कि निश्चित तौर पे कि कहीं ना कहीं जो है बयार जो है वो किसकी तरफ है, क्या समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन पे है या भारतीय जनता पार्टी पे है या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पर है। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मैसेज निश्चित गया है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को जो है निश्चित तौर पे सोचने पर जरूर मजबूर पहले चरण की बात करेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अच्छा पहले ये कहा जाता था कि वोटिंग परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन नहीं, कमोवेश अगर आप देखिए तो पिछली बार भी इसी तरह के वोटिंग ट्रेंड थे। और अगर आप देखिए तो जो सीटें हैं वो 109 सीटें फर्स्ट और सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी को गई थी। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि अब वो चीज आप नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा तो उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, कम होगा तो उसका असर जो है इसका मतलब है कि सरकार से लोग नाखुश हैं। इस तरह का जो है परसेप्शन लगा पाना जो है वो अभी जो है अब जो है अब की जो परिस्थिति है, जो पढ़े लिखे वर्गों की परिस्थिति है उसके हिसाब से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल अभिनव, दरअसल मतदाता अब जागरूक हो गए, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पसंद के वो सरकार चुनते हैं, अपनी पसंद का विधायक चुनते हैं और वो विधायक सरकार का गठन करते हैं तरीके से। तो लोग जागरूक हो गए, इसलिए हाई वोटिंग परसेंटेज की तस्वीरें उभर करके सामने आती है। अभी तक जो तस्वीरें उभर करके सामने आई है, 6 बजे के बाद जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी तो वोटिंग परसेंट 60 के अराउंड हम उम्मीद करते हैं कि हम देख पाएंगे। कमल हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन जो करीब करीब 11 महीने तक चला उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में भले ना हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा, बीजेपी के खिलाफ होगा। लेकिन चुनाव जब जैसे जैसे आगे बढ़ा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए और अभी जो गुस्सा जिसका जिक्र कौशिक साहब कर रहे थे कि लोग जो है अपने गुस्से का इजहार अपने मताधिकार के जरिए कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी पहले थी, 3 कृषि कानूनों को वापस जब लिया गया, वो नाराजगी खत्म हुई, डाइल्यूट हुई, कितना हुआ, कितनी नाराजगी वो खत्म हुई? देखिए, अगर आप एक निगाह डालें या हम पिछले दिनों की चर्चा करें तो सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी का ये था कि अचानक देश के प्रधानमंत्री आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई और ये मैं तीनों बिल वापस लेता हूँ। विपक्ष खुश हो गया कि प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली और हमारी मांगे पूरी हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो तस्वीर के दूसरी तरफ उन्हें ये मालूम था कि चुनाव आ रहा है और जिस जगह से वो जीत के आ रहे हैं या बढ़त मिलती है उनको साधने के लिए माफ़ी मांगना एक कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़े भी बन गए और अपनी बात भी रख दी। तो ये आपका जो सवाल है मैं इसके लिए जवाब देना चाहूँगा कि ये सिर्फ कह देना कि गुस्सा जाहिर किया जा रहा है या फिर इसके खिलाफ वोटिंग करी जा रही है। अगर हकीकत पे, धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाएं तो और किसानों से बात करें तो मैं दावा करता हूं 50%, 40% ऐसे किसान हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं कि कृषि कानून क्या था। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि 11 महीने या 1 साल आंदोलन क्यों चला था। उन्हें ये जरूर पता है कि किसानों के साथ कोई बात हुई है, उनका नेता बॉर्डर पे है तो हम भी चलते हैं। तो ये ना कहीं जो पहलू है उस पर वर्कआउट किया गया है और उस पर वर्कआउट करने के बाद मैं जैसे पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, जो जीरो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं बढ़ के 50%, 60% जो रेटिंग देना चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन सीधा सौदे तौर पर ग्राउंड जीरो पर नुकसान ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि 53 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई थी, वो कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शून्य हो जाए। कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा तो फायदा भी होगा।
पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, वहां की तस्वीरें क्या है, जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, और वहां के लोग क्या कह रहे हैं। वोटिंग तो हो रही है, जम करके लोग अपने 5 साल के बाद जो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर विधानसभा में खड़ा हूँ और मेरे साथ पीछे ये पूरी टीम जो मुजफ्फरनगर की उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति है, जो शहर की क्रीम है, और लगातार ये लोग सुबह 7 बजे से और अभी शाम के 4:30 बजने को आए हैं, लगातार मैदान में रह के मतदान स्थल पर जाकर घर घर से वोट निकालकर खुद ये मतदान करा रहे हैं। और हमारे साथ प्रसिद्ध उद्योगपति भीमसेन कंसल है। सर, न्यूज इंडिया में स्वागत है। कैसा मतदान चल रहा है और किस तरह की वोटिंग हो रही है? देखो, मतदान इस बार लोग बाग घरों से निकल के वोट डाल रहे हैं और सुख शांति के साथ में यहाँ मतदान चल रहा है। इस बार वो लोग भी देखने में आ रहे हैं जो इससे पहले कभी हम लोगों ने पता नहीं कितने साल पहले देखे थे, लेकिन इस बार उत्साह है और लोग वोट डाल रहे हैं। सर, मंडी में कहा जाता है कि उद्योगपति एरिया, पोस्ट एरिया है, वोटर बाहर नहीं निकलता, तो किस तरह आप वोटर को बाहर निकाल रहे हैं? इस बार लोगों में अपने आप में उत्साह है, फोन किए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार 75%, 70 से 75% वोट यहाँ पर। सर, मेरे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी है, वैश्य समाज के एक बड़े कह सकते हैं कि बड़े स्तंभ है और लगातार समाज को एकजुट करने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं और लगातार सुबह से मतदान स्थलों पर घूम कर वोटर को बाहर निकाले। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद पवन जी। तो किस तरह का चल रहा है सर? बहुत अच्छा माहौल है, सुबह से भीमसेन जी, राकेश बिंदल। ठीक है पवन, लौटते हैं हम आपके पास। तो न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि अपने घरों से निकलिए, और अगर आपने वोट नहीं किया अभी तक तो जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अभिनव भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिनव, आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री पहली दफा ग्राउंड पर उतर करके चुनावी माहौल को सामने से महसूस करते हुए उन्होंने जो बीजेपी के लिए समा बांधा, उसका असर आगे देखने को मिलेगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री की खूबी है और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा। हमको याद है कि 2017 में जब उनको मैसेज एक आया कि नहीं, बनारस में कुछ सीटों पर जो है वो हो सकता है कि मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ या रुख जो है वो दूसरी तरफ कर सकता है। ऐसी सूरत में उन्होंने 3 दिन का कैंप किया और कैंप करने के बाद वो बाकायदे सड़कों पर खुद उतर गए और रोड शो किया था, आपको भी याद होगा। और उसके बाद पूरी की पूरी बनारस में जो लहर थी वो तुरंत कन्वर्ट हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, चाहे उनके शीर्ष नेता हों, जो अभी पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर वो घर घर वोट मांग सकता है, अगर लोगों से अपील कर सकता है, तो ऐसे में जो विपक्ष है, विपक्ष में भी इस तरह की है। आप देखिए कि पिछली बार आप अखिलेश यादव की अगर हम बात करेंगे तो अखिलेश यादव बस से अभी तक उतरे नहीं, बस के ऊपर चढ़कर बाकायदे वो माइक से भाषण सिर्फ दे रहे हैं, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनों पर अभी तक उनका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अब ट्रेंड किस तरफ रुख करता है, जनता इसको कितना हाथों हाथ लेती है, ये तो 10 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम की जो बयार है, उसका थोड़ा बहुत संदेश जो है वो अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में और जा सकता है उत्तर प्रदेश के। लेकिन जो दूसरा ट्रेंड है, जो दूसरे जो 14 तारीख को जो वोट होना है, उसमें जो है परिस्थितियां दूसरी रहेंगी। वहां पर अगर आप देखिए तो समीकरण वहां पर दूसरे हैं, अल्पसंख्यक वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कितना खिला पाती, कितना वहां पर वो कर पाती है, सरकार इस पर जरूर जो है इस पर इन लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की चिंता जरूर है। लेकिन अगर आप रोहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां परिस्थितियां दूसरी तरफ से दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा अभी तक नहीं हो पाया और इसकी जो भी कारण ये है कि पलायन की स्थिति। बिल्कुल अभिनव, बने रहिए हमारे साथ कमल भी बने हुए हैं। संजीव कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो न्यूज इंडिया पर लगातार आप इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर देख पाएंगे और 3 बजे तक किस तरह से वोटिंग हुई है, कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है, पीडी तिवारी को सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रथम फेज के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के
दोपहर 3 बजे तक जो मतदान के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अब तक 48.24% मतदान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें शामली में 53.13, मुजफ्फरनगर में 52.23, मेरठ में 47.86, बागपत में 50.21, गाजियाबाद में 44.88, हापुड़ में 51.67, गौतम बुद्ध नगर में 48.29, बुलंदशहर में 50.81, अलीगढ़ में 45.89, मथुरा में 49.17, आगरा में 47.53% वोटिंग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो 3 बजे तक ओवरऑल 48% वोटिंग हो चुकी है। आपके पास घंटे भर का लगभग वक्त बचा है। अगर आप पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जो वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है और पोलिंग स्टेशन के आप मौजूद रहते हैं अंदर, तो आपको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हम आपसे अपील करते हैं, न्यूज़ इंडिया आपसे अपील करता है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का जरूर इस्तेमाल कीजिए।